मटेरियल है उसमें से जरा गो थ्रू होते हैं सिंपल कंटेंट. सो द फर्स्ट थिंग इज डेंसिटी. ओके, सो व्हाट इज डेंसिटी? मैंने जस्ट ये स्लाइड्स इसलिए बना ली सुबह जल्दी में कि भाई लिखना ना पड़े, ताकि हम थोड़ा जल्दी इसमें से गो थ्रू हो जाएं, क्योंकि थोड़ी सिंपल चीजें हैं. सो डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. इस सिंबल इज रो, वीक लेटर. रो इज मास ओवर वॉल्यूम, किलोग्राम पर मीटर क्यूब. इट इज स्केलर, एवरीवन नोज दैट. उसके बाद मास क्या है? मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया. अगर आपसे कोई पूछे ना डिफाइन मास, तो आप क्या कहते हो? डिफाइन मास. मास क्या होती है? सिंपल डेफिनेशन होती है अमाउंट ऑफ मैटर इन एनीथिंग, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन एनीथिंग. बट आप इसमें नहीं लिखेंगे, ये ए लेवल्स में ये डेफिनेशन नहीं लिखेंगे. ए लेवल्स में लिखेंगे मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया. इट इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट. द एबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट. लेट्स से अगर मैंने इस चेयर को मूव करना है तो मैं आराम से मूव कर रहा हूं, क्योंकि मैं फोर्स ज्यादा लगा सकता हूं. लेकिन अगर कोई लेट से ये चेयर पड़ी हुई है और एक 1 ईयर का कोई लेट से है बच्चा 1 ईयर का, उसे हम कहते हैं यार इस चेयर को जरा मूव कराओ, वो जोर लगाता है, उससे नहीं मूव होती, उससे नहीं मूव हो सकती. तो हम कहेंगे कि इस चेयर का इनर्शिया उस बच्चे के लिहाज से बहुत हाई है, लेकिन हमारे लिहाज से बहुत लो है. ठीक है, सो दैट्स व्हाई हम मास को इनर्शिया के लिहाज से डिफाइन करते हैं. सो मास इज डिफाइंड एज measure of inertia of the object. Simple. या फिर it is the ability, mass क्या? It is the ability of object to resist any change in its state of rest. इसको हम mass कहते हैं. ये mass की सेकंड डेफिनेशन हमने पहले लिखी हुई है. ओके, तो mass चूंकि बेटा अच्छा डेंसिटी की डिपेंडेंसी देखो, mass के साथ चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होएगा. और अगर हम वॉल्यूम के साथ देखें तो वॉल्यूम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो दैट्स व्हाई वॉल्यूम के साथ इसका ग्राफ कैसे होएगा बेटा? हाँ, वॉल्यूम के साथ कैसा होना चाहिए? इनवर्स ग्राफ कैसा होता है? डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. तो कैसा ग्राफ बनाऊं मैं? एक्सपोनेंशियल कर्व. ठीक है, कर्व, लेकिन वो एसिम्पटोट बनेगी, एक्सेस को टच नहीं करेगी. राइट? ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. डेंसिटी ऑफ एलॉयज. अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपकी बुक में से मैंने ली है ये स्लाइड. डेंसिटी ऑफ एलॉयज. एलॉय क्या होता है? एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर डिफरेंट मेटल्स होती हैं डिफरेंट कंपोजिशन में. जिस तरह फॉर एग्जांपल स्टील. स्टील एक एलॉय है जिसके अंदर आयरन और कार्बन होता है डिफरेंट अमाउंट में. ठीक है, स्टील की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं. दैट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ द मटेरियल जो उसके अंदर हमने ऐड किया हुआ है. राइट? मतलब आयरन कितना है और उसके अंदर कार्बन कितनी है. तो किसी भी अलॉय की जो स्ट्रेंथ वगैरह है वो उसके इंग्रेडिएंट्स के प्रोपोर्शनल होती है. सो अलॉय इज अ सॉलिड मिक्सचर ऑफ 2 or more metals. For example, brass in an alloy of copper and zinc that has good resistance to corrosion and wear. अलॉय बेसिकली क्यों बनाते हैं? एक तो स्ट्रेंथ के लिए बनाते हैं कि मटेरियल बहुत स्ट्रांग हो जाए, और दूसरा रेजिस्टेंस वगैरह चेंज करने के लिए और डिफरेंट वेदर कंडीशंस में वो विदस्टैंड. जिस तरह आयरन देखो, आयरन अगर आप बाहर आयरन बार्स लगाओगे तो वो क्या होगा? अगर पेंट शेड ना करें तो वो रस्टिंग शुरू हो जाएगी एयर में. आप केमिस्ट्री आप लोगों को ज्यादा आती है मुझे तो इतनी केमिस्ट्री नहीं आती. अच्छा, लेकिन अगर स्टील लगाओगे तो स्टील जो है वो कोरोजन उसके अंदर नहीं होती, क्योंकि स्टील के अंदर जो आयरन और कार्बन की जो कंपोजिशन है वो एयर के साथ जो ऑक्सीजन या मॉइस्चर जो होता है एयर में उसके साथ वो रिएक्ट नहीं करता, तो रस्टिंग नहीं होती बेसिकली स्टेनलेस स्टील के अंदर. अच्छा, अब मेन चीज जो हमने बेटा फोकस करना है दैट इज ऑन फाइंडिंग डेंसिटी ऑफ एलॉयज. ठीक है, तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि आप डेंसिटी कैसे निकालोगे. लिखने में बहुत ज्यादा, देखने में बहुत ज्यादा लिखा हुआ लग रहा है, लेकिन बिलीव मी इट्स वेरी सिंपल. आपने अगर 2 मटेरियल्स की डेंसिटी निकालनी है, मटेरियल 1 प्लस मटेरियल 2 जिनको मिला के एलॉय बना है, तो आप दोनों की डेंसिटी अलग अलग निकालोगे, उनको ऐड कर दोगे. आप देखो, एक ये भी हो सकता है और एक ये भी हो सकता है, मास ऑफ एलॉय ओवर वॉल्यूम ऑफ एलॉय, ये भी हो सकता है. मतलब 2 मेथड्स. 1 दोनों की सेपरेट निकाल लो, ऐड कर दो. सेकंड जो आप ये करो कि ज्यादा ये वाला लेजिटिमेट, दिस वन, मास ऑफ एलॉय ओवर वॉल्यूम ऑफ एलॉय. राइट? अब ये मेथड हम यहां पे देखते हैं. लेट्स से फॉर एन एलॉय ऑफ वॉल्यूम V, दिस इज द टोटल वॉल्यूम. टोटल वॉल्यूम बेटा V है. दैट कंसिस्ट ऑफ 2 मेटल्स A एंड B. उसके अंदर 2 मेटल्स हैं. तो एलॉय जो है उसका टोटल वॉल्यूम कितना है? V. मास जो है वो क्या है? एक मेटल 1 है, एक मेटल 2 है, A या B. आप देखते हैं
दोनों की masses और वॉल्यूम अलग अलग हम देखते हैं। तो इफ द वॉल्यूम ऑफ मेटल ए इज VA जो कि गिवन है, तो mass ऑफ मेटल ए क्या होगी? mass कैसे निकालते हैं? डेंसिटी इज mass ओवर वॉल्यूम, सो mass इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सपोज इसमें हमें डेंसिटीज भी गिवन है, डेंसिटी ऑफ 1 एंड 2 गिवन, अलग अलग गिवन है हमें। वॉल्यूम भी गिवन है, वॉल्यूम ऑफ 1, वॉल्यूम ऑफ 2, दिस इज गिवन, राइट। सो डेंसिटी मास ओवर वॉल्यूम, मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो अगर हम पहले मेटल ए की निकाल रहे हैं मास, तो मेटल ए की डेंसिटी और ए का वॉल्यूम सिंपल जो गिवन है उसको मल्टीप्लाई कर लो, तो आपके पास एक मेटल की मास आ जाएगी। इसी तरह बेटा आप सेकंड का करो, इफ द वॉल्यूम ऑफ मेटल बी इज VB, देन मास ऑफ मेटल बी इज दिस। आपने बी की मास निकाल ली, बी की डेंसिटी और बी का वॉल्यूम दोनों गिवन होंगे, सिंपल मल्टीप्लीकेशन, नथिंग एल्स। अब आपने देखो, अगर आपने उस अलॉय की डेंसिटी निकालनी है तो आपको क्या करना है? टोटल मास ओवर टोटल वॉल्यूम करना है, दिस। तो आप टोटल मास कैसे निकालोगे बेटा? इन दोनों को बस ऐड कर दो यार, ये दोनों मैसेज आपस में ऐड कर दो, दिस एंड दिस, जस्ट ऐड देम, ठीक है। उनको आपने ऐड किया, यू गेट टोटल मास। देखो ये उसने, अब ये मास ऑफ ए है, ये मास ऑफ बी है, और वॉल्यूम उसने ऑलरेडी दिया हुआ है। वॉल्यूम पहले से ही गिवन होगा कि भाई इस अलॉय का वॉल्यूम क्या है, V। तो आप टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करोगे एंड यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। तो क्या करना है? टोटल वॉल्यूम गिवन होगा आपको, डेंसिटी दोनों की अलग अलग गिवन होगी, आप दोनों की मास निकाल लोगे कि यार मटेरियल ए की कितनी मास है, मटेरियल बी की कितनी मास है। उसके बाद आप क्या करोगे? अलॉय की डेंसिटी निकालनी है, तो टोटल मास ऑफ अलॉय डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ अलॉय। वॉल्यूम ऑफ अलॉय इज गिवन टू यू, यू जस्ट हैव टू फाइंड मास ऑफ द अलॉय। तो आप मास इस तरह अलग अलग निकाल के दोनों मैसेज को आप ऐड कर लोगे और उसके बाद वॉल्यूम से आप डिवाइड कर लोगे, तो यू विल गेट द आंसर। और बिलीव मी दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल। नहीं, वॉल्यूम गिवन होगा अलॉय का, हमेशा गिवन होगा वॉल्यूम ऑफ अलॉय, क्योंकि अलॉय सारा मिक्सचर है ना, तो वो आप वॉल्यूम अलग से नहीं निकाल सकते। हाँ, इन केस अगर वॉल्यूम अलग गिवन भी हो तो आप दोनों के वॉल्यूम ऐड कर दोगे, V1 प्लस V2, राइट। ये देखो ना, इसका एक क्वेश्चन भी करते हैं ना, आप जरा इस क्वेश्चन में इसको अप्लाई करते हैं। ओके, देखो बेटा इस क्वेश्चन को गौर से देखो। A brass object consists of 3.3 into 10 raised power minus 5 meter cube of copper and 1.7 into 10 raised power minus 5 meter cube of zinc। अच्छा, अब देखो, अब उसने यहां वॉल्यूम अलग अलग दे दिए कि एक अलॉय के अंदर ब्रास, कॉपर और जिंक दोनों की अमाउंट गिवन है। तो जब मिक्स करोगे दोनों को, ठीक है, तो दोनों टोटल वॉल्यूम जो है दोनों को ऐड कर दोगे, राइट। अच्छा, कैलकुलेट द मास एंड डेंसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। मतलब जो अलॉय है ब्रास, आपने बताना है कि इसकी मास कितनी है और उसकी डेंसिटी कितनी है, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि मास ऑफ ब्रास निकालना है टोटल जो अलॉय है, और डेंसिटी ऑफ ब्रास निकालना है जो अलॉय है। ये काम आपने करना है। और देखो, उसने डेंसिटी ऑफ कॉपर अलग से दे दी और डेंसिटी ऑफ जिंक भी अलग से दे दी। तो देखो, अब ये सिंपल क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि बेटा आपको दोनों की डेंसिटी भी यार पता है और दोनों का वॉल्यूम भी पता है, तो आप आराम से निकाल लोगे। लाइक मास तो आराम से निकल आएगी ना, मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करोगे तो वो दोनों की अलग अलग आपके पास मास आ जाएगी। दोनों मैसेज को ऐड करोगे तो वो इसकी मास आ जाएगी, और दोनों मैसेज जो ऐड की हैं उसको दोनों वॉल्यूम ऐड करके उससे डिवाइड करोगे, यू विल गेट द डेंसिटी, ठीक है। सो देखो, पहले मास ऑफ कॉपर निकाली। अगर आप खुद सॉल्व करो ज्यादा बेहतर है, खुद सॉल्व करना और होता है और एक न्यूमेरिकल सॉल्यूशन को देखना और होता है। अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्यूशन को देख रहे हो तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू, आपको मुश्किल फील हो रहा होगा, लेकिन अगर आप सॉल्व कर रहे होगे वही न्यूमेरिकल आपको इजी फील हो रहा होगा, ठीक है। सो आपने पहले क्या किया है? आपने पहले मास ऑफ कॉपर निकाली, ठीक है। मास ऑफ कॉपर, तो वो डेंसिटी ऑफ कॉपर इनटू वॉल्यूम ऑफ कॉपर। देखो दोनों गिवन है बेटा, ये कॉपर का वॉल्यूम गिवन है और ये कॉपर की डेंसिटी गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मास ऑफ कॉपर आ गया आपके पास। फिर आपने क्या किया? आपने जिंक का देखा, जिंक की डेंसिटी और जिंक के वॉल्यूम को आपने मल्टीप्लाई किया, दोनों गिवन है आपको। ये जिंक का वॉल्यूम गिवन है, ये जिंक की डेंसिटी गिवन है, यू मल्टीप्लाई देम एंड यू गेट द मास, राइट। अब उसने क्या किया है?
ये mass of alloy निकालना है, दोनों को देखो उसने ऐड कर दिया है और कुछ भी नहीं हुआ, इन दोनों को ऐड किया, you get total mass. वॉल्यूम जो है दैट इज 5. वॉल्यूम कैसे निकाला, जाहिर है इन दोनों को ऐड करना है ना, तो टोटल वॉल्यूम इज सम ऑफ दीज टू. तो टोटल वॉल्यूम 3.3 1.7 ऐड किया तो 5 आ गया, 5 × 10⁻⁵. सो टोटल मास ओवर टोटल वॉल्यूम, यू गेट द आंसर. और खाली अगर मास कहे तो बस मास 0.415 है और फिर उसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड किया तो डेंसिटी 8300 आ गई. आप मुझे बताओ, इज दिस क्वेश्चन डिफिकल्ट? ओ लेवल स्टाइल क्वेश्चन है बिल्कुल. हाँ, लेकिन ओ लेवल में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते ना. ये आप एलॉय वाला आ गया, दो मटेरियल आ गए ना, ओ लेवल में एक का आ सकता है. इसमें यह कि दो मटेरियल हैं और हमारा न्यू कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई एलॉय के अंदर दो मेटल्स होती हैं, उनको एक खास प्रोपोर्शन में बस मिक्स किया जाता है तो वो एलॉय बन जाता है. दैट्स इट. तो अब हमने क्या करना है, हमने इसको दो क्वेश्चंस अलग अलग समझ लिए कि यार एक क्वेश्चन पहले एक का अलग निकाल लो, कॉपर का, जिंक का अलग निकाल लो, मैस, दोनों मैसेज को ऐड करो, दोनों वॉल्यूम को ऐड करो, तो आपके पास जो एलॉय जिंक है उसकी डेंसिटी आ जाएगी. ठीक है. एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम, कोई चीज ना समझ आ रही हो? मनाइल बताओ. नहीं, कुछ भी नहीं समझ आ रहा? चलो सही है. ओके, लेट्स मूव टू द मेन टॉपिक, डिफॉर्मेशन. I will recommend not to write this, just have a look at this and I will share this video and this slide as well, PDF as well, जिसमें से आप फिर go through हो जाएंगे. Okay, so लिखेगा कोई भी नहीं. Deformation, कोई लिखना चाहता है हाई पेज पे तो लिख ले, मैं रुकूंगा नहीं, फिर वेट नहीं करूंगा. Deformation क्या होता है बेटा? Deformation, deform, you know the effect of forces. Force can accelerate the object, force can decelerate the object, force can produce rotation in the object which is moment of force, है ना? Force can change momentum of object. In the similar way, the next effect of force is deforming effect. You can change the dimensions or shape, size, volume, area of the object by applying force on it. ठीक है बेटा, please. So deformation is the effect that changes the dimensions of an object. Okay, तो deformation की बेटा two types होती हैं, elastic and plastic. इलास्टिक डिफॉर्मेशन होती है इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स में, स्प्रिंग लेट्स से सबसे बड़ी एग्जांपल है, रबर बैंड. आपने फोर्स लगाई, व्हेन यू रिमूव द डिफॉर्मिंग फोर्स द ऑब्जेक्ट गेट्स बैक टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन, वी से दैट इज इलास्टिक डिफॉर्मेशन. बट इफ यू अप्लाई अ फोर्स, लेट्स से दिस मार्कर, इफ आई हैव अप्लाइड अ फोर्स एंड आई हैव ब्रोकन दिस डाउन, जो हो नहीं सकता लेकिन चलो लेट्स से अगर मैंने इसको ब्रेक कर दिया तो उसके बाद this object will not get back to its original dimension. So this is called plastic deformation. So simple. If the object get back to its original position after removing a force, it is plastic deformation. If the object doesn't get back to its original dimension after removing a force, it is plastic deformation. And modeling clay, let's say modeling clay पकड़ के हमने कोई चीज बनाई, अब हमने फोर्स हटा दी तो modeling clay will not get back to its original position. तो modeling clay के अंदर जो let's say deformation होती है वो क्या होती है? Plastic deformation होती है. Okay, यही चीज अब यहाँ लिखी हुई है. Let's just go through it. Solid returns to its original dimensions and shape when deforming force is removed from it due to its elastic behavior. Plastic deformation, solid can never return to its original dimension and shape if deforming force is removed from it. Solid is permanently stretched or compressed if enter into plastic region. तो plastic region का मतलब है भाई बस आपने उसकी शेप चेंज कर दी, अब वो वापस अपनी शेप पे नहीं आ सकता. रीजन, उसके अंदर एटॉमिक जो उसका स्ट्रक्चर है, एटॉमिक लैटिस ऐसी है कि दोज एटॉमिक लैटिसेस एडजस्ट or fixed to a new position and does not get back to its original. तो हम कहते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या होता है? इलास्टिक बिहेवियर नहीं होता ऑब्जेक्ट्स के अंदर. ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रेस. सबसे बड़ी जो आजकल चीज है वो स्ट्रेस है. हाँ, ऐसे ही है ना? हाँ, टेंशन होती है बिल्कुल. रोप में टेंशन, वायर में टेंशन, स्प्रिंग में टेंशन. ठीक है, जिंदगी वाली टेंशन नहीं. अच्छा, तो स्ट्रेस क्या है बेटा? Stress is similar to pressure. Very simple to understand. जो प्रेशर है वही स्ट्रेस है. स्ट्रेस और प्रेशर का मतलब एक ही होता है ना. बहुत ज्यादा प्रेशर है भाई स्टडीज का, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, एक ही बात है. So stress is force per unit cross sectional area is stress. This is important. Cross sectional area. Do you know what is cross sectional area? क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, लेट्स से अगर ये मार्कर है इसको मैं लेट्स से बीच में से स्लाइस करता हूं
तो ये जो स्लाइस वाला ये पोर्शन आपको नजर आएगा, इसको हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। व्हेन एनीथिंग इज स्लाइस डाउन, तो जो उसका व्यू आपके सामने होता है स्लाइस का, उसको हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। इसकी सिंबल जो है सिग्मा है, बट जस्ट इग्नोर इट, हम स्ट्रेस ही लिखेंगे इसको। एंड स्ट्रेस इज फोर्स ओवर एरिया, फोर्स इज न्यूटन, एरिया इज मीटर स्क्वायर, सो दिस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप आपको ये याद होगा, चैप्टर 1 में हमने यूनिट कन्वर्जन की थी कि स्ट्रेस इज फोर्स ओवर एरिया, फोर्स इज MA, एरिया ही होता है, मास की यूनिट किलोग्राम। अब जिन लोगों को नहीं आता मैं उनके लिए बता रहा हूँ, एक्सेलरेशन इज ms-2, एरिया इज मीटर स्क्वायर। बेटा आप ट्रांसलेट कर रहे हो मेरी बातें यार, टेस्ट नंबर बताऊं जो लोग बातें कर रहे हैं, पेपर मेरे पास ही है अभी। अच्छा, ओरिजिनल वाले भी बताऊंगा और जो आखिरी क्वेश्चन हटा के हैं वो भी बताऊंगा, फिर आपको समझ लग जाएगी कि क्या हुआ है। अच्छा देखो, ये -2 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, किलोग्राम M-1 S-2, सो दिस इज, अली ये क्या चीज है, इस यूनिट में और इस यूनिट में क्या फर्क है, ये यूनिट और ये यूनिट, हाउ दे आर डिफरेंट? सेम है। मैं कह रहा हूं ये दोनों यूनिट कैसे डिफरेंट है? सेम तो है, सेम क्वांटिटी की यूनिट है, ये तो सिमिलैरिटी है। हाउ दे आर डिफरेंट? दिस यूनिट इज इन बेस यूनिट्स, किलोग्राम मीटर सेकंड, ये ऐसा बेस यूनिट में बताया हुआ है। ये डिराइव यूनिट है, न्यूटन इज अ डिराइव यूनिट, और बेस यूनिट हम 7 होती हैं लेकिन सिर्फ 5 यूज करते हैं। 5 कौन कौन सी 5? किलोग्राम, मीटर, सेकंड, एम्पेयर और केल्विन, बस ये 5 हैं जो हम बेस यूनिट यूज करते हैं, किलोग्राम, मीटर, सेकंड, एम्पेयर, केल्विन। तो अली इनको क्या कहते हैं? बेस SI यूनिट्स। इसके अलावा जो भी हैं वो डिराइव्ड होती हैं, तो ये जो न्यूटन है ये डिराइव्ड है। सो द डिफरेंस बिटवीन देम इज दिस इज डिराइव्ड यूनिट एंड दिस इज रिटन इन बेस यूनिट। व्हाट इज सिमिलैरिटी बिटवीन देम? बोथ आर यूनिट्स ऑफ सेम क्वांटिटी, ठीक है, ये इसकी सिमिलैरिटी है। ओके, सो बेटा दिस स्ट्रेस इज अ स्केलर, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। और स्ट्रेस की टाइप्स देखते हैं, तो वन इज टेंसाइल स्ट्रेस, फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया यूज्ड टू इंक्रीज लेंथ ऑफ अ सॉलिड। आई टोल्ड यू बिफोर दिस कि ऐसी फोर्स जो ऑब्जेक्ट की लेंथ को बढ़ाए या कम करे उसको हम टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आती है, डिफाइन टेंसाइल स्ट्रेस, तो आप कहेंगे फोर्स एक्टिंग पर यूनिट area of the material that changes its length is known as tensile stress, ठीक है। ओके, नहीं सबर नहीं होगा ना बेटा, ये तो मैंने पहले कहा था। हाँ दोनों हो सकते हैं या? ओके डन। अच्छा नेक्स्ट जो है दैट इज द एग्जाम्पल। ओके लेट्स लुक अपॉन दिस एग्जाम्पल। दिस इज अ रॉड ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला होता है बेटा, ये वाला एरिया है, दिस इज ए, और ये इसका CG पॉइंट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहां से इस रॉड का वेट एक्ट कर रहा है। अच्छा अब हम इसके दोनों एंड्स पे अगर फोर्स लगा के इसको स्ट्रेच करते हैं, वी कैन इमेजिन इट एनीथिंग, इट कैन बी अ रबर बैंड, इट कैन बी अ सिंपल मेटल, कोई भी चीज, को फाइबर, कुछ भी हो सकता है। अच्छा जब हम इसको फोर्स लगाते हैं तो रबर बैंड पे भी आप ये चीज कर सकते हैं, अगर आप सेफ्टी गगल्स पहन के उसको करें, ठीक है, रबर बैंड सामने रखें आंखों के सामने और उसको स्ट्रेच करें, और स्ट्रेच करते 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 आप उसके मिडल पॉइंट पे आपने फोकस करना है। तो मिडल पॉइंट से क्या होगा, वो रबर थिन होता जाएगा। द ग्रेटर द फोर्स दैट यू अप्लाई, उससे क्या होगा कि सेंटर से जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो थिन होता जाएगा, एजेस से नहीं होगा। देखो रबर बैंड कहां से टूटता है, हमेशा सेंटर से टूटता है, या सेंटर के थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है, बट कभी ऐसा नहीं होता जहां से हमने पकड़ा हुआ है वहां से टूट गया, ऐसा नहीं हो सकता, हमेशा वो सेंटर वाले पॉइंट से ही टूटता है। तो पहले बेटा वो ऑब्जेक्ट थिन होता जाता है, सेंटर से थिन होता है। तो देखो इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो रहा है, अब स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, स्मॉलर हो गया ना। यहां देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया लार्जर ही है, उतना ही है, जहां पे आप फोर्स लगा रहे हो ये उतना ही है, लेकिन यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉलर हो गया। अब होता क्या है,
होता ये है कि देखो स्ट्रेस क्या है, व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज फोर्स ओवर एरिया। अब आप दो पॉइंट्स को देखो बेटा, एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। मुझे बताओ किस पॉइंट पर स्ट्रेस ज्यादा लग रहा है? स्ट्रेस किस पर ज्यादा लग रहा है? फोर्स तो इस पर भी और इस पर भी, पूरे मटेरियल पर फोर्स तो सेम है, बट 2 पर एरिया कम हो गया है, इसलिए स्ट्रेस ज्यादा होएगा। जब स्ट्रेस ज्यादा होएगा तो उस पे 2 पॉइंट पे वो ब्रेक हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पर बेटा वो ब्रेक होता है ना, उस पॉइंट को हम ब्रेकिंग स्ट्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस अगर निकालना हो कि यार कितना है ब्रेकिंग स्ट्रेस, तो आपको ये वाला एरिया देखना है कितना है, ये बताया गया होगा क्वेश्चन में कि ये एरिया कितना है। ये एरिया और जितनी फोर्स आप लगा रहे हो, फोर्स डिवाइडेड बाय दैट एरिया विल टेल यू द ब्रेकिंग स्ट्रेस। ठीक है, ब्रेकिंग स्ट्रेस इज जस्ट लाइक स्ट्रेस, कोई अलग चीज नहीं है। तो देखो अगर मैं कहूं स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस, सेम थिंग। कैसे सेम थिंग? तीनों में जो फोर्स आ रही है वो फोर्स है जो आप लगा रहे हो। एरिया कौन सा होगा? एरिया ब्रेकिंग स्ट्रेस में सिर्फ वो एरिया होगा, वो आपने एरिया यूज करना है जहां से वो ब्रेक हो रहा है, बस ये वाला एरिया ब्रेकिंग स्ट्रेस में। ये वाला होगा अप्लाइड स्ट्रेस, आप कितना अप्लाई कर रहे हो। ये वाला होगा ब्रेकिंग स्ट्रेस के जहां से वो ब्रेक हुआ है वहां पे उसका एरिया कितना है वो गिवन होगा, आपने खाली फॉर्मूला में वैल्यूज लगानी है एंड यू हैव टू गेट द आंसर। ठीक है, क्लियर? अप्लाइड स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस। अप्लाइड स्ट्रेस इज एट द एंड वेयर द एरिया रिमेन सेम, ब्रेकिंग स्ट्रेस इज एट द सेंटर फ्रॉम वेयर इट इज ब्रेकिंग। तो उसका आपने मिनिमम एरिया निकालना है कि कहां तक वो एरिया जाता है। ओके, कंप्रेसिव स्ट्रेस, opposite to that, compressive stress. So what you're going to do is you're going to compress it. अब कंप्रेस में उसने ब्रेक तो नहीं होना, लेकिन एक पॉइंट आना है जहां पे जाके वो मटेरियल डिफॉर्म हो जाता है। लाइक अगर आप कोई चीज कंप्रेस कर रहे हो तो उसके टूटने के चांस तो हाइड्रोलिक टूटने के चांस नहीं होते, लेकिन उसका डिफरेंट डिफॉर्मेशन होती है कि वो मटेरियल सारा उसमें से निकल जाता है बाहर। हाइड्रोलिक प्रेस इज द बेस्ट एग्जांपल। किसी चीज को रख के ऊपर से उस हाइड्रोलिक प्रेस से उसको अप्लाई करें फोर्स, तो वो डैमेज हो जाता है कंप्लीटली। एनीवेज इसमें भी बिल्कुल वही आप करेंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया, सो दैट गिव्स यू कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस सिर्फ डेफिनेशन के लिए यहां लिखी हुई है। टेंसाइल का मतलब ये होगा कि जिसमें उसकी लेंथ बढ़ रही है, डिक्रीज भी हो सकता है, लेकिन कंप्रेसिव डिक्रीज के लिए ज्यादा कंप्रेसिव यूज करते हैं। व्हेनेवर कंप्रेसिव वर्ड वुड बी देयर तो हम कहेंगे यार इसकी लेंथ जो है वो कम हो रही है फोर्स की वजह से। ओके, आगे चलते हैं। ये जस्ट डायग्राम की हद तक था और इसमें कुछ नहीं है। स्ट्रेन, लेट्स लुक अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन, एज आई टोल्ड यू, इट इज द चेंज प्रोड्यूस्ड पर यूनिट लेंथ। So we say change in length per unit original length. So strain is change in length per unit original length. What is this? This is change in length. Beta, which can be extension or compression. And what is this? This is original length. Original length क्या होता है? L naught. O for original होता है, डेल्टा फॉर चेंज होता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है बेटा। सिंपल हम ये नहीं कहेंगे कि स्ट्रेन इज जस्ट चेंज प्रोड्यूस। स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज प्रोड्यूस इन अ मटेरियल पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, एंड इट्स वेरी सिंपल। एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ आप पहले रूलर से मेजर कर लेते हैं, कितनी है? कर लेते हैं ना मेजर। बल्कि मुझे याद है आप लोगों ने एक प्रैक्टिकल भी करना है, ये स्प्रिंग वाला और मोमेंट्स वाला, वो अब एक्सपेरिमेंट अप्रेंटिस सब रखा हुआ है, टाइम सिर्फ हमने देखना है किस टाइम पे हम करेंगे। तो एनीवेज चेंज इन लेंथ का मतलब है भाई जितनी लेंथ चेंज हुई है वो आपने मेजर करनी है, एक्सटेंशन या कंप्रेशन, और डिवाइडेड बाय आपने ओरिजिनल लेंथ जितनी थी फोर्स लगाने से पहले, जो ओरिजिनल लेंथ, उससे डिवाइड करोगे तो यू विल गेट स्ट्रेन। अब स्ट्रेन की बेटा कोई यूनिट नहीं होती, क्यों? बिकॉज ये रेशियो है। इसकी भी यूनिट सेंटीमीटर होएगी, इसकी भी सेंटीमीटर होएगी, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास जो है वो नेट यूनिट जीरो होएगी। अटेंडेंस शीट यहां पड़ी हुई थी, लगा रहे? ओके, अच्छा, यूनिट्स, इसकी कोई यूनिट नहीं है। टाइप्स, अब टाइप्स देखते हैं। जिस तरह स्ट्रेस की टाइप्स थी ना, टेंसाइल और कंप्रेसिव, इसी तरह इसकी भी है, कंप्रेसिव स्ट्रेन और टेंसाइल स्ट्रेन। कंप्रेसिव स्ट्रेन का मतलब क्या होगा कि अगर आप किसी मटेरियल को कंप्रेस कर रहे हैं तो उसके अंदर जो डिफॉर्मेशन हो रही है वो कंप्रेसिव स्ट्रेन है। टेंसाइल का मतलब क्या होगा? अगर आप किसी मटेरियल को एलोंगेट कर रहे हैं, उसकी लेंथ बढ़ा रहे हैं,
तो उसके अंदर जो चेंज प्रोड्यूस होगी उसको हम टेंसाइल स्ट्रेन कहेंगे। तो देखो टेंसाइल स्ट्रेन इज इंक्रीज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, कंप्रेसिव इज डिक्रीज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, सेम थिंग, डिक्रीज जितनी अमाउंट हुई डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, जितनी अमाउंट इंक्रीज हुई डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, दैट इज टेंसाइल स्ट्रेन। क्लियर? क्यों भाई? सिर्फ अभी ये तो जस्ट नॉलेज है, डेफिनेशन, सिंबल। अच्छा, सिंबल इसकी एप्सिलॉन है, ग्रीक वर्ड अगेन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन इज डेल्टा एल बाय एल। इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। ओके, शॉर्ट फॉर्म में लिखा करो यार, शॉर्ट फॉर्म में। ये अब डिक्रीज इन लेंथ, ये देखो ना, डिक्रीज इन लेंथ यूं लिख सकते हो, या डेल्टा एल ओवर एल नॉट, और ये डिक्रीज। अगर इंक्रीज लिखने हैं तो आप इसको यूं लिख दो, पूरा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, टेक्स मोर टाइम। आप ये सिंबल शॉर्ट फॉर्म में लिखा करो। ओके, हुक्स लॉ, एवरीवन नोज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या है? हुक्स लॉ है भाई कि the change in length produced in elastic object is directly proportional to applied force provided elastic limit has not been exceeded। इतनी फोर्स ना लगाओ कि वो टूट ही जाए, राइट? सो ये है हुक्स लॉ, F proportional to E और F is equal to KE। and what is K? कौन सा कांस्टेंट? अगर स्प्रिंग है तो स्प्रिंग कांस्टेंट होएगा, लेकिन अगर कोई और ऑब्जेक्ट हो फिर भी स्प्रिंग कांस्टेंट होएगा? नहीं, फिर होएगा इलास्टिक। अगर कोई और ऑब्जेक्ट है, एनी अदर ऑब्जेक्ट, तो फिर ये होएगा इलास्टिक कांस्टेंट। ठीक है बेटा? तो स्प्रिंग कांस्टेंट हम ओ लेवल्स में कहते थे, क्योंकि ओ लेवल्स में आप स्प्रिंग से ही डील करते थे सिर्फ। अब स्प्रिंग के अलावा और भी मटेरियल्स होंगे, दैट्स व्हाई वी विल यूज इलास्टिक कांस्टेंट। तो हम के को कहेंगे दिस इज इलास्टिक कांस्टेंट। ठीक है? अच्छा, बिफोर वी मूव टू दैट, हमें एक और चीज देखनी है बेटा। ये जो ई एक्सटेंशन है, ये कैसे निकालते हैं? हाँ, न्यू लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ। और कंप्रेशन कैसे निकालते हैं? ओरिजिनल लेंथ माइनस कंप्रेस्ड लेंथ और न्यू लेंथ। ठीक है, सिंपल से फॉर्मूले हैं ये। और के कैसे निकालते हैं? हाउ वी फाइंड के? नहीं, अगर निकालना हो तो के होता है एफ ओवर ई से। के इज, यही से फॉर्मूला से, एफ ओवर ई। कितनी फोर्स लगा रहे हो, कितनी एक्सटेंशन हो रही है, तो यू विल गेट के, राइट? सो दिस इज अप्लाइड फोर्स ओवर चेंज इन लेंथ प्रोड्यूस्ड। तो इससे आप के निकाल सकते हो। ये के बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, के जो है ना, ये इसको स्टिफनेस कांस्टेंट भी कहते हैं। के का मतलब ये होता है कि हाउ मच फोर्स यू रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट चेंज इन लेंथ। मतलब कितनी फोर्स चाहिए कि आप किसी मटेरियल को आपने 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 माइक्रोमीटर और 1 मीटर तक स्ट्रेच करने के लिए हाउ मच फोर्स यू नीडेड, तो उसको हम कहेंगे इलास्टिक कांस्टेंट के। It determines the stiffness of the material, the strength of the material. For example, आप दो स्प्रिंग इमेजिन करो, एक गाड़ी के जो शॉक वाले जो स्प्रिंग है वो, और दूसरा स्प्रिंग नॉर्मल जो हम लैब में स्प्रिंग यूज करते हैं, या आपकी जो बॉल पॉइंट्स हैं, ये इनके अंदर भी स्प्रिंग, समटाइम पियानो वाली जो बॉल पॉइंट्स हैं इनके अंदर स्प्रिंग लगा होता है। उस स्प्रिंग को देखो, तो इस सिंपल स्प्रिंग में और जो कार के शॉक वाले स्प्रिंग हैं, कोई फर्क है इन दोनों में? सिमिलैरिटी क्या है इन दोनों में? कि दोनों स्प्रिंग हैं। गुड, दोनों स्प्रिंग हैं, दोनों हुक्स लॉ ओबे करते हैं। अब डिफरेंस क्या है? बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? फिजिकल डिफरेंस क्या है? एक बहुत छोटा स्प्रिंग है, सॉफ्ट है, इसकी वायर बड़ी थिन है, और जो गाड़ी के शॉक वाले हैं उसका जो मेटल जो वायर है वो बहुत थिक होती है। ठीक है, और वो बड़ा स्प्रिंग है, इतना सा स्प्रिंग बड़ा स्प्रिंग होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। और अब दोनों में से किसको स्ट्रेच या कंप्रेस करना आसान होगा? छोटे वाले को। तो हम कहेंगे भाई इसकी के की वैल्यू कम है, इसकी के की वैल्यू कम है। तो के डिटरमिन्स के भाई हाउ डिफिकल्ट इट इज टू कंप्रेस और स्ट्रेच एनी स्प्रिंग। तो जितना स्प्रिंग स्ट्रॉन्गर या स्टिफ होता जाएगा उतनी उसकी के